स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। अगस्त 5, 2019 इस तारीख को और इस तारीख के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला। इतना कुछ बदला कि कई तरह के सवालात उठाए जाने लगे। इतना कुछ बदला कि यह भी कहा जाने लगा कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में शांति का एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। जिस तरह से वहां पर हालात बीच बीच में पैदा होते रहे उससे ऐसा लगा कि शायद नहीं। फिर सवाल यह पैदा होगा क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। उसका जवाब अब तक पूरी तौर पर तो नहीं मिला है, लेकिन आसार यह लग रहे हैं कि चुनाव होंगे। चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन बनी, उसके बाद कमीशन बनने के बाद उसकी पूरी कार्रवाई मुकम्मल हुई। उस वक्त भी जो वहां की मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। गुपकार की बैठक हुई, उसके बाद कई दौर आए, कुछ इलेक्शंस हुए और अब जबकि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्टोरल रोल को फाइनलाइज किया जा रहा है, यानी कि चुनाव में वोट में हिस्सा लेने वाले वोटर्स कौन होंगे, किनके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वो वोट देकर चुने अपने उम्मीदवारों को। तो वोटर्स की लिस्ट फाइनल होने से पहले पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इसी साल सब कुछ हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का शायद ऐलान भी हो जाए। लेकिन सितंबर आ चुका है और एक बार फिर जो सीईओ है उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें जो खदशात थे उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। खदशात क्या थे? खदशात खुद सीईओ ऑफिस से निकल कर आए थे। जब बात यह आई थी कि तकरीबन 25 लाख यानी 2.5 मिलियन नए वोटर्स शामिल होंगे, जो कि ऐसा माना जाता है कि कमोबेश 33 या 34% होता है टोटल जो वोटर अब तक है उनका। तो जो पार्टियां हैं उन्हें खदशात हुए कि ये बाहरी वोटर होंगे, और अगर बाहरी वोटर होंगे तो यहां का जो डेमोग्राफिकल जो चेंज है, जोग्राफिकल डेमोग्राफिकल और यहां की जो आइडेंटिटी से जुड़ी जो सियासत है उसमें एक बहुत जोर का झटका लगेगा। और इसीलिए उन पार्टियों ने आवाज उठाना शुरू की, यहां तक कि उन पार्टियों में शिवसेना भी शामिल हो गई। तो एक बार फिर जब यह बैठक हुई है और कुछ हद तक धुंध छांटने की कोशिश की गई है, और यह एक इशारा दिया गया है कि यह दरअसल 25 लाख नहीं है, लेकिन आखिर है कितना और कितना, इस पर अब तमाम पार्टियां भरोसा कर रही हैं। अब उनका आगे लाया अमल क्या होगा, ऐसे कई सवालों के साथ आज प्राइम डिबेट में होगा सवाल जवाब का एक सेशन। आप बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल, ये मीटिंग जो है वो एक आई वॉश की तरह थी कि सिंपली बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाए, उनको सुना जाए, बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। वही ऑब्जेक्शन रेज कीजिए कि साहब 25 लाख का जो पिछली बार आपने आंकड़ा दिया था वो कहाँ से आया। कुछ अलग अलग पार्टीज की तरफ से अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशंस थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका वोट जो है वो बना। एक सिर्फ बीजेपी को छोड़ के बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने जो 25 लाख आउटसाइडर वोटर्स हैं उनकी मजम्मत की है। अब हमने जब पैरामिलिट्री फोर्सेस का और आर्मी का रेस किया, उन्होंने कहा कोई बना नहीं है अभी। तो इलेक्टोरल रोल, पॉलिटिकल गोल, ये है हमारा आज का थीम। और हमारे साथ जो खास मेहमान, जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है योगेश साहनी, जो प्रवक्ता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हमारे साथ हैं तरनजीत सिंह टोनी, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, और अंकुर शर्मा, जो अध्यक्ष हैं एकजुट जम्मू पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट इंडिया में। योगेश साहनी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। सीईओ साहब के साथ मीटिंग हुई, क्या मीटिंग में तमाम संशय, तमाम खदशात दूर हो गए? सॉरी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि भी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं जी, मैं कांग्रेस का एक्स मिनिस्टर हूं, और मुझे ऑथराइज किया था मेरे पीसीसी अध्यक्ष ने कि भी कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे साथ एक साथी थे हमारे साहब का जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब जी। तो
चलिए, खास करके मैंने आपको यहां पे अपने दर्शकों के लिए इसलिए प्रवक्ता कहा कि इस वक्त आप इस प्लेटफॉर्म पे प्राइम डिबेट इंडिया पे आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस, जैसा राइट, आपने कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्स मिनिस्टर और हमारे साथ कांग्रेस के लीडर। चलिए आगे बढ़े। राइट राइट। मैं मेरी तरफ से पहले सभी आपके दर्शकों को और चाहने वालों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं चाहूँ कि भी अभी जो कल जो एक मीटिंग हुई सीओ साहब ने कहा की, उसमें कोई एजेंडा पहले नहीं भेजा गया था। तो पहले ही हमने अपनी आवाज उठाई कांग्रेस की तरफ से कि एजेंडा क्या है। देन उन्होंने ब्रीफ किया और हमने पॉइंट आउट किया कि जैसे मैं सुन रहा हूँ, और हमारे साथ बाकी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग थे, सीनियर लोग थे जम्मू कश्मीर की भिन्न भिन्न पार्टियों से, और सिवाय भाजपा के सबने कहा कि पहले हमें ये बताएं जो हम लोग मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुन रहे हैं कि ये 25 लाख वोटर बढ़ाए जाएंगे, पहले उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तो सीओ साहब ने उसमें क्लैरिफाई किया कि भी ऐसी कोई बात नहीं, और ऑलरेडी इस ऑफिस ने कोई क्लैरिफाई किया है कि अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं किया वोटर बढ़ाने की। तो ये बात ऐसी वगैरह है, कुछ नहीं भी है। लेकिन हमारा ये पॉइंट रहा कि भी क्लैरिफिकेशन के बावजूद आप वोटर लिस्ट में कैसे किन लोगों को इंक्लूड करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करना चाहते हैं। पहले उन्होंने क्लैरिफाई किया, डेट्स बताई कि किस किस नोटिफिकेशन निकलेगी और उसके होगी, उसके बाद गजट इशू निकालेंगे, वोटर लिस्ट की लिस्ट निकालेंगे, किए जाएंगे, और फाइनल में जब जो लिस्ट है, कब ये लिस्ट जो है जो इसको ये बातें चली। और उसके अलावा हमने ये कहा कि भी खास करके हमारे जो साथी अलायंस थे, जो हमारे ऑल पार्टीज के, उन्होंने ये बात जरूर कही कि भी हम कभी टॉलरेट नहीं करेंगे कि बाहर के लोगों को हमारे जम्मू कश्मीर के फैसले करने का हक दिया जाए। कोई आदमी बाहर से आके जम्मू कश्मीर के अंदर नुमाइंदा हमारा चुने, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के लोग ही। जी सानी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मैं अब रुक करता हूं। अंकुश शर्मा जी का आवाज थोड़ी उनकी कम आ रही थी। अंकुश शर्मा जी एकजुट के प्रेसिडेंट हैं। अंकुश शर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, और क्या इस मीटिंग के बाद जो किसी को भी, किसी भी पार्टी को जो कंफ्यूजन था, जो डाउट्स था, वो क्लियर हो गया? सवाल यहां पर ये। देखिए, ये मीटिंग इलेक्टोरल रोल्स की जो रिवीजन चल रही है, समरी रिवीजन, उस प्रोसेस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्टिसिपेट करें, उस दृष्टिकोण से बुलाई गई थी। तो इसमें जितने भी डाउट्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि किस तरीके से लिस्ट्स बन रही हैं, किस तरीके से वोटर्स को ऐड किया जा रहा है, क्या प्रैक्टिकल इश्यूज बीएलओज एटसेट्रा फेस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरीके से कार्य कर रही है, तो उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए ये मीटिंग कॉल की गई थी। अब इस मीटिंग में एक इशू ये रेज हुआ कि इससे पहले कुछ आंकड़ा आया था कि पोस्ट एब्रोगेशन 370 और 35A के बाद कुछ नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे बढ़ेंगे, और दूसरा बाहर के कुछ लोग जो पहले यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होल्डर्स नहीं थे, उन्हें भी वोटिंग राइट यहाँ पे मिलने का जो राइट है, वो हक है जो वो मिलेगा। तो उस पर चर्चा शुरू हुई। देखिए, 370 और 35A की एब्रोगेशन से पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा बनाया गया 1957 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था। उस कानून में यह निहित था कि जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होल्डर है, केवल वही व्यक्ति एमएलए इलेक्शंस और लोकल बॉडीज और पंचायत के जो इलेक्शंस हैं उनमें वो वोट डाल सकता है, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा सकता है। लेकिन जब 370 और 35A 2019 में एब्रोगेट हो गया, खत्म हो गया, तो साथ ही साथ 1957 का ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी खत्म हो गया। तो जो लागू हुआ कानून, वो इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 ये लागू हुआ। अब ये एक्ट लागू होने के बाद दो चीजें हुई। पहला, तो जो वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के पिछले 60-70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में परमानेंटली रह रहे लोग थे, जिन्हें यहाँ पे वोट डालने का हक एक साजिश के तौर पे नहीं दिया गया था, वो ऐड हो गए वोटर्स के रूप में। दूसरा, वेस्ट पाकिस्तान के वो रेफ्यूजीज जो 1947 में जम्मू कश्मीर में आके सेटल हुए थे और पिछले 70 वर्षों से यहाँ पे रह रहे थे और इन ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे थे, उन्हें वोट डालने का हक मिल गया। गोरखा समाज के लोग, उन्हें वोट डालने का हक मिल गया। और चौथी कैटेगरी जो इसमें इंक्लूड हुई, वो उन लोगों की हुई जो ऑर्डिनरली यहाँ पे रह रहे हैं। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो व्यक्ति है जो सेक्शन 20 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में फॉल करता है।
तो जो जो भी उसमें एलिजिबल है ऑर्डिनरली यहाँ पे रह रहा है, अगर उसका कहीं और वोट है पहले तो वो वोट कैंसिल करवा के पिछला यहाँ पे वोटर बन सकता है। और इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी थी वो थी उन 18 वर्ष के हो गए युवाओं की जो 2018 से 2022 के बीच में जितने भी लोग 18 वर्ष के हो गए या अक्टूबर 2022 तक जितने भी 18 वर्ष के हो जाएंगे वो ऐड होने थे। अब इस पे जो आंकड़ा आया था, आंकड़े को लेके तो ये ठीक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि एक सटीक आंकड़ा हम नहीं दे सकते हैं, जो नंबर्स मीडिया के माध्यम से फ्लोट किए जा रहे हैं वो इमेजिनरी नंबर्स हैं, क्योंकि मान लीजिए कि 10 लोग एलिजिबल हैं वोट बनवाने के लिए और उसमें से 5 ही अप्लाई करते हैं, तो फिर 5 ही का बनेगा। अब कोई कह दे कि 10 लोग नए वोटर बन जाएंगे तो वो सच बात तो नहीं होगी। तो ये ठीक बात कही कि अल्टीमेटली जब ये मीडिया के मत्थे मर देना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा या आप स्किप कर रहे हैं, या तो सीईओ स्किप कर रहे हैं या आप स्किप कर रहे हैं। मीडिया तो वही बोलता है ना जो सीईओ ऑफिस से जो बात निकल कर आती है। मीडिया खुद से थोड़ी कहता है कि भाई 25 लाख वोटर बढ़ जाएंगे। एब्सोल्युटली, तो वो सीईओ को जवाब देना, लेकिन क्लैरिफाई किया है। तो मैंने ये कहा कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने इस बात पे स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा, मीटिंग में मैं स्वयं शामिल था, मैं आपको केवल इन्फॉर्म कर रहा हूं, अगर उन्होंने कुछ गलत बात कही है तो आई थिंक ठीक है। उनसे पूछा जा सकता है। तजीम डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी के लीडर हैं। तजीम साहब, मेरा सवाल ये है कि जो ऑल पार्टी मीट हुई है कुछ कबल सीईओ ने जो मीटिंग बुलाई थी, क्या ये सिर्फ एक मतलब आई वॉश था जैसा कि पीडीपी के एक और लीडर ने कहा है, हमने उनका बयान भी चलाया है, या फिर वाकई जो आप लोगों के खदशात थे, जो आप लोगों के डाउट्स थे, उसका कुछ मसला कुछ हल हो रहा है? देखिए, ये हमारी पोजीशन इसके ऊपर वाज़ेह है पहले दिन से, जिस दिन से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ये कहा कि 25 लाख के करीब वोटर्स जो हैं, आउटसाइडर वोटर्स जो हैं, वो इसमें अब शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों में एक खदशा पैदा हुआ। सिर्फ ये पीडीपी के लिए नहीं, पीडीपी ने तो इसको काउंटर किया, लेकिन इसके साथ साथ रियासत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जहनों में ये बातें आई कि ये 25 लाख का आंकड़ा इनके जहनों में कहां से आ रहा है। जहां तक हमारे बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर तो इसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इसमें वजाहत करनी चाहिए थी, खुलेआम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बताना चाहिए था कि जो आंकड़ा हमने कहा है वो हमसे जो स्लिप ऑफ टंग है वो ऐसा नहीं है। बाकी अगर किसी तरीके से आप यहाँ के लोगों को इलेक्टोरल डेमोग्राफी को चेंज करने की कोई साजिश रच रहे हैं, उस साजिश के खिलाफ हम हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर का रहने वाला डोगरा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी, जम्मू कश्मीर का रहने वाला पहाड़ी, गुज्जर, हर वो इंसान, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ये उनका हक है यहाँ पे कि वो यहाँ की नुमाइंदों को चुने और यहाँ की सरकार बनाए। किसी बाहर के आके आप, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इससे पहले कि मैं तरनजीत सिंह टोनी साहब के पास आऊं, एक सवाल तजीम साहब आपसे और है कि ये दो बातें कही जा रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि जो पहले एक यहां पर कुछ तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे वो 370 के एब्रोगेशन के बाद नहीं रहे हैं, तो अब उसके तहत कानूनन बहुत सारे लोगों की एंट्री यहां पर हो सकती है वोटिंग के लिए या वोटिंग प्रोसेस में हिस्सेदार बनने के लिए। दूसरा सवाल ये है कि 4 साल पहले तकरीबन ये इलेक्टोरल रोल अपडेट हुआ था, इन 4 सालों में कई लोग जो है वो अब 18 या 19 ईयर्स को अटेन कर चुके हैं। अगर पीटीपी को एतराज है या और पार्टियों को एतराज है तो किस बात पर है? देखें, सबसे पहले आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे ये कहूं कि हम 370 जो एब्रोगेशन के बाद अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है, आप भी जानते होंगे कि सरकार, मरकजी हुकूमत ने पहले यहाँ पे डोमिसाइल लाने की बात कही कि यहाँ पे आप जो डोमिसाइल हैं वो सर्टिफिकेट इशू किया। अभी हम लोग उस स्टेज पे चल रहे हैं जहां से मरकजी हुकूमत को भी ये क्लैरिटी नहीं है। हमारी तो ये डिमांड है कि जो हमारे हकूक छीने गए हैं ये वो हमसे वापस दिए जाएं। आप एक तरफा आकर आप सब कुछ एब्रोगेट करने के बाद लोगों को इलेक्टोरली डिसएम्पावर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इलेक्टोरल डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान सिख का मसला नहीं है। यहाँ का जम्मू कश्मीर का रहने वाला अपने आप को एक चीटेड महसूस करेगा कि अगर आप 25 लाख वोट ऐड करने की बात करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो बात भी ना करें। हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर का रहने वाला डोगरा अगर डिसएम्पावर होगा तो वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है ना, वो आप उसको किसके सहारे छोड़ना चाहते हैं? आज आइडेंटिटी फेडरल सिस्टम जो है स्टेट्स का वो यही है कि हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। हम एक किसी से कोई एतराज नहीं है। तरनजीत सिंह टोनी, आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी के जो कारकुन है, उन्होंने जो निर्वाचन सदन है भवन उसके बाहर प्रदर्शन भी किया।
किस बात को लेकर प्रदर्शन था? क्या आपका कोई नुमाइंदा सीईओ से मिला नहीं? आप प्रदर्शन कर रहे थे, आप मिलकर भी बात कर सकते थे। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी इस पर? देखिए, ऐसे मैं सभी साथियों को एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस वक्त कोई भी इदारा बीजेपी के राह में जो जुडिशियसनेस, जो जिस पे भरोसा किया जा सके, वो रहा नहीं है। हमने इसी इलेक्शन कमीशन ईसीआई का एक नजारा पहले भी देखा जब डिलिमिटेशन कमीशन आया, जिसने डिस्क्रिमिनेशन कमीशन बना के रख दिया रंजना देसाई जी ने। जो भाजपा के छोटे से छोटे लीडर ने कहा वो इनकॉर्पोरेट हो गया उनकी रिपोर्ट के अंदर। जो बीजेपी ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बनाई उसी को रंजना देसाई और उसका पूरा टीम ने साइन करके दे दिया और वही आ गया। और आपने देखा कि रविंदर रैना जी की बात अपने जो एमएलए एक्स फार्मर मिनिस्टर उनसे होती है और वो ऑडियो क्लिप भी चला, लोगों ने सुना, देखा। इसके बाद हम पर हमें कोई भरोसा नहीं रह गया। 2019 से लगातार ऐसी मीटिंगें हो रही हैं और डिप्राइव किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनका डेमोक्रेटिक राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, उनको अपनी सरकार चुनने से वंचित रखा जा रहा है। ये हिंदुस्तान की सरकार की आज की साजिश है। वो चोरी तरीके से ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाए रखना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। उनको आज जो यहाँ पे खुली लूट चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि वो आज इस लूट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि अंदर जाकर शायद कोई मीडिया का कवरेज हो ना हो, किसी को पता चले ना चले, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को जो इंडिपेंडेंट मीडिया है कम से कम उसके थ्रू ये तो पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कि जम्मू का कश्मीर का नुमाइंदा होगा, लेकिन चुनने के लिए उसको बाहर के राज्यों से लोगों को बुलाया जाएगा। गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन इट। एंड आज भी महबूबा जी ने एक जगह गंदम करा कि किसी तहसीलदार ने इशू करा नोटिस के कोई भी लेबरर सीआरपीएफ आर्मी वाले रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को एज ए वोटर। हाउ कैन दे डू दैट? हाउ कैन दे डू दैट? आर्मी और सीआरपीएफ के लिए पोस्टल बैलेट आज से नहीं, जब से ईसीआई का प्रचलन हुआ तब से स्टार्ट है ये। दे हैव देयर वोटिंग राइट्स। एवरीबॉडी हैज द वोटिंग राइट रिजर्व्ड विद देम। हाँ, जो हमारे ये जो वाल्मीकि भाई हैं, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे एक सवाल करना चाहता हूं तरनजीत साहब। सवाल यह है कि किस मुद्दे को लेकर खास तौर से आपत्ति जताई जा रही है? अगर कोई 4 साल पहले वोटर लिस्ट में किसी का इंदराज नहीं हुआ था, वो अब 18 या 19 साल का हो गया है, तो उसका वोटर लिस्ट में इंदराज होना, उस पर कौन सी गलत बात है? मैं कह, जो आज 18 साल का हो रहा है या 4 साल पहले 19 के बाद 20 में हो गया, 18 का या उसके बाद हो गया, तो मैं समझता हूँ उससे कोई एतराज नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। एतराज है जो बाहरी राज्यों से, जो ये टेम्पररी रेजिडेंट बना के, जिनको ये फर्जी वाला जो बीजेपी ने तैयार कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलके, दे आर नॉट कमिंग क्लीन ऑन इट। ये मतलब आप उस पर सवाल उठा रहे हैं जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, मतलब जो टेम्पररी सिटीजन्स है उस पर? यस, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन में आते हैं। आप मुझे बताएं जो यहाँ पे पोस्टिंग पे आया हुआ है इस पर एक मिनट। अंकुर शर्मा यहाँ मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं जहां तक मेरी जानकारी है, एकजुट से हैं। अंकुर जी, क्या इस पे जो आप अभी कानून की बात कर रहे थे, क्या इस पे वो लागू होता है? और जनाब, ये भी बीजेपी का ही एक पार्ट 2 है, ये तो उन्हीं के समर्थन में है। हम आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन, ऐसे तरनजीत साहब ऐसे नहीं बात कर सकते। बीजेपी हो या एकजुट हो या आम आदमी पार्टी हो, सब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेसी के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर एतराज या आपत्ति है तो कानूनन हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं अंकुर जी, कानूनन क्या ये गलत है? देखिए, कानूनन ऐसा है कि जैसा मैंने पहले बताया कि इस समय जो कानून लागू है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 लागू है। 50-51 सेक्शन 20 रेड विद सेक्शन 16 क्लियरली बहुत डिटेल में एलैबोरेटली ये बताती है कि कौन व्यक्ति ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा किसी भी जगह पे। तो उसमें तकरीबन 8 सबसेक्शंस हैं।
तो कोई भी व्यक्ति जो आम तौर पे किसी जगह पे रह रहा है वो वहां का वोटर बन सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो पहले कहीं और का वोटर है वहां का वोट कैंसिल करवा ले। और उसके लिए कानून में तमाम सेफगार्ड्स दिए गए हैं कि डबल वोटर ना बन पाए। अच्छा, उन सेफगार्ड्स के बावजूद भी कभी कभी डबल वोटर्स बन जाते हैं, तो उस पे तो फिर मशीनरी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों को, बीएलओ को चेक रखना है, उसके लिए सेफगार्ड्स हैं। लेकिन कानून बिल्कुल साफ है, कोई भी एनीबडी ऑर्डिनरली रिजाइडिंग एट वन प्लेस इज एलिजिबल टू बिकम वोटर। ठीक है तरन जी, अब आप बोले, अब आप जो कुछ कहना चाहते हैं बोले तरन जी। इसलिए कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति। तरन जी बोलिए। जी 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 सर, ऐसे है, ये दोनों सेक्शंस को इकट्ठा पढ़ा जाना है। ये अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, इनको दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाना है। आप मुझे बताएं, एक वोटर दो जगह रजिस्टर्ड तो नहीं हो सकता। He cannot be a registered voter of two places. He has to, उसको पहले साबित करना है कि वो 40-45 साल से या एक अरसा से जम्मू कश्मीर में रह रहा है। तो ये वो लोग हैं, ये एक फर्जीवाड़ा तैयार कर चुके हैं और ये इनके प्रॉक्सी लोग जो हैं आगे पीछे इसको कवर अप में लगे हुए हैं। ठीक है, योगेश सारे कुछ कहना चाहते हैं। जी योगेश जी बोले। सर, जो टोनी साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय सरकार क्या करती है, कहती कि डेमोसल बनाने की बात करती है कि जो बशिंदे पिछले 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ के बशिंदे बन सकते। हमारा ऑब्जेक्शन भी यही है कि आपने क्राइटेरिया क्या फिक्स किया है। जो कल मीटिंग में बात हुई यही बात उठी, एक सेक्शन 6 नहीं लाएंगे 6B। मैं कहना नहीं चाहता अंकुर के लिए कुछ, लेकिन अंकुर जी को चाहिए कि पहले जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में सोचे कि हमारा फैसला क्या यूपी का एक आदमी करेगा, बिहार का आदमी हमारा फैसला करेगा कि हमारा नुमाइंदा कौन होना चाहिए। ये सही बात है कि यहाँ बेल्ट फोर्सेस की जो ड्यूटी होती है, कोई 3 साल के लिए आते हैं, कोई 2 साल डेपुटेशन के लिए आते हैं। वो फैसला करेंगे कि टोनी के इलाके में डेवलपमेंट कौन कराएगा, मेरे इलाके में डेवलपमेंट कौन कराएगा। हम लोग इस चीज को पहले भी वहां कल ऑब्जेक्शन रेज कर चुकी है, ये हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा। हमें ये भाषा नहीं मालूम कि 53 या 57 में कौन से यहाँ दोबारा लागू हो चुके हैं। जब एक फैसला सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ले लिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि यहाँ का बशिंदा ही वोट डालने का हक उसको मिलना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को। और हम खुश हैं कि जो 18 साल के ऊपर जो जिनकी एज हो चुकी है वो उनका वोट बनाया जाए, हमें कोई एतराज नहीं। वाल्मीकि का वोट बनाया, हमें कोई एतराज नहीं। गोरखों का वोट कोई भी है, चाहे किसी भी कोने से जो रहता है हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर वोट बने, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हम एतराज तब तक करेंगे, और हमने एतराज कल दाखिल कर दिया अपना, और हमने रिटर्न भी कर। तजीमदार, एतराज आपत्ति आप लोगों ने दर्ज करा दी है, लेकिन क्या आप लोग को इस बात से उम्मीद है कि आपकी आपत्तियों पर काम होगा? अगर काम नहीं होगा तो हम लोग सभी यूनाइटेड है। हमने सभी पार्टीज ने कह दिया, अपोजिशन पार्टीज ने, रेस्ट ऑफ बीजेपी, कि हम इसको कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। और हम आप कोई भी आंदोलन का रुख अख्तियार कर सकती हैं कि बाहर के लोगों को हम हक नहीं देंगे कि हमारा। तजीमदार पीडीपी जी। सर, बीजेपी तो हारी हुई है, उसको तो चाहिए बाहरी राज्यों से वोटर। उसको पता है उसका जनादेश खत्म हो चुका है। जी ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि एक डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही सब कुछ होना चाहिए। एक मीटिंग ही आप लोगों ने आपत्ति जताई थी, सीईओ ने मीटिंग बुला ली, मीटिंग में आपने अपनी बातें रख दी। ठीक है, किसी पार्टी को लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, उससे हो सकता है कि उसका कुछ राजनीतिक हित जो है वो सदता हो, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप डेमोक्रेटिकली ही उसका अपोज करते रहें। अब तजीम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तजीम डार को मेरी आवाज नहीं पा रही। मैं फिर से तरनजीत सिंह के पास ही आना चाहता हूं। तरनजीत जी, अगर सर मैं एक क्लियर बात बताना चाहता हूं। हाँ। सॉरी टोनी जी, कि भी हमने सीओ साहब को कल कहा हाँ कि आपको हमें रिटर्न मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेजनी है। आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि भी पहले हमने अपना ऑब्जेक्शन दायर किए, उन्होंने मीटिंग कॉल की। अब हम उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में किस पार्टी ने क्या क्या बातें की, क्या हमारी बातें इंप्लीमेंटेशन हुई कि नहीं, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि क्या वो राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। पीडीपी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं कि हाउ होपफुल आर यू ऑफ दिस रेक्टिफिकेशन? मुझसे पूछ जी बिल्कुल। तजीम, कितनी उम्मीद है? जी आपत्ति दर्ज कराई तो दूर हो जाएगी। मैं इसमें एक अर्ज करना चाहूंगा, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल
जो हमारे ऑफिसेस हैं उनका हनन किया गया है पिछले 5-6 सालों में, मुझे कोई खासी उम्मीद नजर आती नहीं है, क्योंकि कानून नाम की चीज कहीं कोई रही नहीं जिसको हम कोई खासा। लेकिन इसके लिए ऐसी बात भी नहीं है कि हम जद्दोजहद करना छोड़ देंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं, हम मिलकर अपने राइट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हमें उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी है। सरकार कितने भी आंखें बंद कर ले, सरकार कितने भी इन चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करे, लेकिन हम जम्मू के रहने वाले डोगरा की, जम्मू के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी की, पहाड़ी की, गुज्जर की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, हर एक की आवाज को बुलंद करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग ही करेंगे, बाहर के लोग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश शर्मा और तरनजीत जी, योगेश साहनी और तजीम। बात सिर्फ इतनी है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक देश में जो कुछ भी हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो। अगर एतराजात है, सीओ ने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में फिर से इन्होंने अपने खदशात का, अपने संशय का इजहार किया है। ये उम्मीद करते हैं कि इनका संशय दूर होगा। बहुत शुक्रिया। आदाब।